ओके, मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। तो जहां से हमने कल छोड़ा था वहां से हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन दिख रही होगी सभी को मेरी। स्क्रीन विजिबल है? ओके। तो पहले मैं बता दूंगा आपको थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर क्वेश्चन जो है वो उसके बाद जब मैं कहूंगा तब आप स्टार्ट करना अपने क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो कल हमने एक पेज बना लिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ वहां तक। कल हमने कहाँ तक कर लिया था, ठीक है। ये पेज बनाया था हमने कल, तो हमने स्टार्ट कर दिया था पेज बनाना, हमने टेबल स्टार्ट कर दी थी बनाना, ठीक है। तो कल हमने टेबल बनाई थी क्योंकि अब हम पूरा का पूरा वेब पेज जो है वो टेबल्स में ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो कल हमने देख लिया था टेबल्स कैसे बनाते हैं, वो कोड ये यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो आज हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे टेबल्स के थ्रू, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि एक वेब पेज होता है, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, एक पूरा वेब पेज। तो वेब पेज जो डिजाइन होता है आपका, वो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज सीखनी है? HTML, CSS, JS, एक कंप्लीट वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। 3 लैंग्वेज सीखनी है, लैंग्वेज ही होगी। और आपको सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए? सिर्फ एक एडिटर चाहिए आपको। मैं कौन सा यूज करता हूँ? सबलाइन, ठीक है। तो सबलाइन एडिटर में यूज करता हूँ, तो वो चाहिए आपको, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये है सबलाइन। ये कल हमने काम किया था यहाँ तक का। तो अब हम आज इससे आगे काम करेंगे, ठीक है। कल हमने ये देख लिया था कि कौन कौन से टैग्स होते हैं। अब देखो, एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास नोटबुक है, नोट कॉपी है, वैसे मैं आपको एक फाइल दे दूंगा लास्ट में, जो भी हम ये फाइल बनाएंगे HTML की, इसमें मैं दे दूंगा आपको एक फाइल, ठीक है। तो इस फाइल में हम देखते रहेंगे कि कौन कौन से नए नए टैग्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने कल आपको बताया था कि HTML जो है वो पूरी की पूरी टैग्स पे लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि वो मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और मार्कअप लैंग्वेज कौन सी होती है? जो इन टैग्स के बीच में होती है, ठीक है। तो इन टैग्स के बीच में ये है लेस देन, ग्रेटर देन और ये लेस देन, इनके बीच में हम सारे टैग्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कल हमने 3-4 टैग देख लिए थे, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा अभी। HTML टैग देखो, लेस देन, फिर HTML, फिर ग्रेटर देन, ये टैग यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हो। फिर बॉडी टैग, लेस देन, बॉडी लिखा, उसके बाद ग्रेटर देन, ये बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हो, ठीक है। फिर टेबल टैग, यहाँ से स्टार्ट हुआ, टेबल टैग यहाँ एंड। फिर टेबल के अंदर हमने दो टैग देखे थे, एक TR, TR के अंदर होता है TD, ठीक है। TD के अंदर आप डेटा लिखते हो। तो ये आपका पहली रो है, ये आपकी दूसरी रो है, ये आपकी तीसरी रो है, ठीक है। तो 3 रो हमने बनाई थी, जैसे दूसरी रो और तीसरी, ठीक है। अब हम एक वेब पेज का पूरा लेआउट बनाना स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट टैग आते रहेंगे, नए नए टैग जैसे जैसे आते रहे वैसे वैसे आपको उनको राउंड में पहले सारे आपको टैग्स पढ़ा दूं, ठीक है। हम जैसे जैसे टैग्स डालते रहेंगे वैसे वैसे आप सीखते रहो कौन कौन से टैग सीख लिए, ठीक है। जो ऐसे शुरू होता है और ऐसे एंड होता है। फिर उसके बाद एक बॉडी टैग है। बॉडी टैग दूसरा इंपॉर्टेंट टैग है, क्योंकि जो भी आपके वेब पेज पे दिखेगा, जो भी हम कोड कर रहे हैं, जितना
ब्रेक कर देता है वो एक लाइन को, तो ब्रेक टैग बोलते हैं, ठीक है। आज हम एक दो चार नए नए टैग और देखेंगे। फिर हमने टेबल टैग देखा। टेबल टैग किस लिए होता है? टेबल क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है। टेबल्स क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम टेबल में ही बनाएंगे। टेबल के अंदर टीआर टैग हो गया, टीआर क्लोज हो गया, और टीआर के अंदर होता है आपका टीडी टैग, और टीडी के अंदर आप डेटा लिखते हैं, ठीक है। तो इतना हम कल देख चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इस टेबल को पूरा का पूरा इस पेज को हम पूरा का पूरा कन्वर्ट करने वाले हैं एक वेब पेज पे, एक वेबसाइट बनाने वाले हैं पूरी, ठीक है। तो एक वेब पेज पे कन्वर्ट करने वाले हैं। तो उसका सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि हम एक लेआउट बना, ठीक है। लेआउट कुछ इस तरीके का होता है कि क्या क्या हमें उस पेज में करना है, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके का बनाएंगे। ऊपर मैंने बोला था आपसे हम रखेंगे हेडिंग। यहाँ पे हम हेडिंग रखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज वेब डिजाइन कोर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं पूरा, उसके नीचे फिर धीरे धीरे करके डिजाइन। तो सबसे पहले हम ये डिजाइन करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टैग और है जिसको हम बोलते हैं कमेंट। कमेंट कैसे लिखते हैं? कमेंट का क्या मतलब होता है कि कभी भी आपको, ये आपका कोड है, इसमें आपको कोई कमेंट लिखना है। कमेंट मतलब जैसे सपोज यहाँ पे HTML स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इससे ऊपर मैं एक कमेंट लिख दूंगा, HTML स्टार्ट, पेज स्टार्ट। यहाँ पे सपोज मेरे को क्यों कमेंट क्यों जरूरी होती है? कमेंट इसलिए जरूरी होते हैं बिकॉज कि आप बहुत सारा, ये कोड क्या है कि बहुत सारी लाइंस में जाता है, 1000 लाइन हो सकती है, मे बी 2000 लाइन हो जाए। तो कहाँ पे आपने क्या लिखा है कभी आप भूल जाते हो कि ये किस चीज के लिए मैंने टेबल बनाई थी, ये टेबल किस चीज के लिए बनाई थी, ये टीआर टैग इसलिए बनाया था। तो वहां पे क्या होता है, हम कमेंट डालते हैं ताकि बाद में अगर हम उस कोड को देखें या कोई और हमारे कोड को देखे तो वो आसानी से समझ जाए कि हाँ भाई ये टेबल इसलिए क्रिएट की गई, ठीक है। तो कमेंट क्या होता है? कमेंट आप HTML में कैसे लिखोगे? कमेंट लिखने का तरीका देखो क्या है। एक आपने स्लैश लगाया, फिर स्टार लगाया, और फिर सॉरी ये लेस देन लगाया, फिर मेरे ख्याल से नॉट और डैश, ये डबल डैश, ये लगाया लेस देन, फिर नॉट का साइन होता है, ये नॉट बोलते हैं इसे, फिर उसके बाद डैश और डैश, दो डैश, ठीक है। तो दो डैश का मतलब है अब ये पूरा का पूरा कमेंट में कन्वर्ट हो गया, अब ये कोड ही नहीं रहा। अगर मैं इसे सेव करके अब रन करूंगा ना, तो आप देखोगे कुछ भी नहीं आएगा वेब पेज पे। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, सब गायब हो गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि कमेंट को कोड की तरह नहीं पढ़ा जाता है, बस इतना ध्यान रखना। जो भी आपने वेबसाइट में कमेंट लिखा है उसको वो इग्नोर कर देगा। तो इसका मतलब है अभी ये पूरा का पूरा कमेंट हो गया है। इस कमेंट को क्लोज करने का तरीका यह है कि डबल डैश और फिर लेस देन। तो इसके बीच में मैं कुछ भी लिखूं, यहाँ पे मैं लिख दूं सपोज करो, इस टैग को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं इस टीआर में लिख देता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे टीडी के अंदर लिख देता हूँ। सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने एक कमेंट डाल दिया, मैंने लिखा दिस इज आवर फर्स्ट टेबल। अब देखो हेलो तो प्रिंट होगा लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूं और फिर वेबसाइट में जाके देखता हूं, रिफ्रेश करता हूं, देखो बाकी सब आ गया, हेलो आ गया, और लिखा मैंने दोनों सेम जगह पे है। देखो हेलो भी मैंने यही लिखा है और दिस इज अवर फर्स्ट टेबल भी मैंने यही लिखा है। देखो धुंधला सा दिख रहा होगा आपको, धुंधला इसलिए क्योंकि ये कमेंट है। कमेंट को कोड की तरह नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। और कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको लिखते रहते हैं कमेंट, ठीक है। उससे क्या होता है कि उससे पता चलता रहता है कि हाँ भाई हमारी वेबसाइट में ये कमेंट है, और ये जो है मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे याद रहेगा कि हाँ भाई यहाँ पे मैंने ये टैग लगाया था, फिर दूसरी जगह मैंने दूसरा टैग लगाया, ठीक है। तो कमेंट इंपॉर्टेंट है। कमेंट डालना आ गया आपको। कमेंट का टैग ये है, देखो यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं मैं। पहले एक लेस देन ब्रैकेट लगाया, फिर नॉट का साइन लगाया, फिर डबल डैश लगाया, फिर यहाँ पे कुछ भी लिखो, ये कमेंट है।
फिर इसको क्लोज करने के लिए डबल डैश लगाओ और ये बंद कर दो, तो ये पूरा का पूरा आपका कमेंट हो जाए। ठीक है, फिलहाल जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो ये हो गया हमारा कमेंट, कमेंट भी देख लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, पहले इस टेबल को थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर देते हैं। इस यहाँ पे हमने लिखना है क्या, पहला हमारा यहाँ पे आएगा हेलो की जगह हम लिखते हैं वेब डिजाइन कोर्स। अब देखते हैं क्या आउटपुट क्या है। ठीक है, ये आ गया देखो वेब डिजाइन कोर्स। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा बड़ा करना है और हम चाहते हैं कि ये सेंटर पे आए। क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है। हम चाहते हैं कि ऊपर आए भाई एक यहाँ पे लिखा हुआ वेब डिजाइन कोर्स, ऐसा बड़ा बड़ा सा बीच में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक नए टैग को इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जिस टैग का नाम है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग, ठीक है। हेडिंग टैग कितने होते हैं, देयर आर टोटल 6 हेडिंग टैग, H1, H2, H3 एंड सो ऑन H6 तक। बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैं इसे H1 टैग के अंदर लिखता हूं, कोई नहीं, अगर मैं इसे H1 टैग के अंदर लिखता हूं या H2 टैग के अंदर लिखता हूं या H3 के अंदर लिखता हूं या H6 के अंदर लिखता हूं, तो देखें हेडिंग टैग कैसे बनाते हैं। हेडिंग टैग सेम है, लेस देन H1 लिखा मैंने, ये बन गया मेरा H1 टैग और इसको मैं यहां पे कर देता हूं क्लोज, H1 क्लोज। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, शायद आपको दिखे ना, तो अब आपको दिखेगा। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देना। अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, देखो टीडी के अंदर मैंने क्या लिया है, एक H1 टैग लिया है और H1 टैग के अंदर मैंने ये लिखा है वेब डिजाइन कोर्स, और मैं इसे कर देता हूँ सेव। अब मैं जाके देखता हूँ मेरा आउटपुट पे क्या चेंज हुआ। ये देखो कितना बड़ा हो गया ना, वेब डिजाइन कोर्स काफी बड़ा हो गया है साइज में। चलो इस टैग को चेंज करते हैं, इस टैग को H2 करते हैं, H2, और यहाँ पे क्लोज भी क्या करते हैं, H2 को क्लोज करते हैं। तो मैंने ये जो वेब डिजाइन कोर्स लिखा है ये H2 टैग के अंदर लिखा है और यहाँ मैंने सेव कर दिया। लेट्स सी क्या, देखो थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, फिर हमने H3 कर दिया इसे, फिर इसे भी H3 क्लोज कर दिया, फिर सेव कर दिया। फिर देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ये देखो और छोटा हो गया। ठीक है, ऐसे ही सीधे हम H6 करते हैं इसे, H6 हेडिंग 6। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये बहुत छोटा हो गया, देखो नीचे जो लिखे हुए उससे भी छोटा हो गया। तो इसका मतलब है H1 सबसे बड़ा है, फिर H2 है, फिर H3 है, फिर H4 है, फिर H5 है, फिर H6 है। तो आपको अकॉर्डिंग टू योर नीड आपको यूज करना है कि आपको H1 चाहिए, आपको बहुत बड़ा टेक्स्ट चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, H1 टेक्स्ट चाहिए। तो मैं तो इसे तो भैया H1 कर दूंगा, कंट्रोल S, और ये हो गया मेरा H1 टेक्स्ट सबसे बड़ा। अब मुझे क्या चाहिए, इस टेबल को मुझे पूरा यहां तक फैलाना है भाई, क्योंकि देखो मेरा क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है मेरा, ये टेबल पूरे के पूरे वेब पेज पे होनी चाहिए, पूरे पे। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे देखो मैंने इसका बॉर्डर डाल रखा है, इस बॉर्डर के बाद बॉर्डर में हटा देता हूं। फिलहाल बॉर्डर मैंने इसलिए डाला था ताकि आपको टेबल दिखे। मैंने बॉर्डर हटा दिया तो आप यहाँ आउटपुट देखो, आपको बॉर्डर नहीं दिखेगा, टेबल वैसी की वैसी है। ठीक है, टेबल है लेकिन आपको दिख नहीं रही है, क्यों? क्योंकि मैंने इसका बॉर्डर हटा दिया है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, टेबल की विड्थ को 100% करूंगा। फिलहाल के लिए मैं बॉर्डर लगा देता हूं ताकि आपको दिखता रहे कि क्या हो रहा है। ठीक है, टेबल कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है। विड्थ मैंने कर रखी 25%। 25% का मतलब है कि पूरे पेज को 100% कहेंगे, मतलब यहां से यहां तक की विड्थ, जैसे अगर मैं यहां पे बताऊं, यहां से यहां तक की टोटल विड्थ है 100%। तो 100 मतलब 25 कितना हुआ, 100 का फोर्थ हुआ ना ये, 1/4 इक्वल्स टू 25। तो 1/4 इस पेज को डिवाइड कर दो आप 4 हिस्सों में, 1 2 3 4। तो ये टोटल 4 हिस्से हो गए, ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो
ये इसका 1/4 है, यानी 25% है, ये भी 25% है, ये भी 25% है, और ये भी 25%। तो मैंने अभी टेबल की विड्थ कितनी करी है, 25। तो पेज के कितने हिस्से पे आएगी, वो इतने हिस्से पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आउटपुट में। ये पेज के सिर्फ 25% पे ही है। यहाँ से यहाँ तक एक और 25, यहाँ से यहाँ तक एक और 25, और यहाँ से यहाँ तक 100%। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, 100% कर देता हूँ विड्थ। ये मैं कहाँ लगा रहा हूँ, ये मैं टेबल पे लगा रहा हूँ। ओके, ये ना ही मैं टीआर पे लगा रहा हूँ, ना ही मैं टीडी पे लगा रहा हूँ, ये मैं कंप्लीट टेबल पे लगा रहा हूँ कि पूरी टेबल का बॉर्डर क्या हो भाई, 1 पिक्सल है, और पूरी टेबल की विड्थ कितनी हो, 100% हो। कंट्रोल एस। नाउ लेट्स सी, ये देखो पूरी टेबल कितनी हो गई, 100%, मतलब पूरे पेज पे आ गई टेबल, आ गई ना। अभी मेरा ये बनते जा रहा है धीरे धीरे डिजाइन का, तो अभी मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर धीरे धीरे तैयार होते जा रहा है। ठीक है, तो मेरी टेबल पूरे के पूरे उस पे आ गई है। ठीक है, पूरे के पूरे विड्थ पे आ गई है, यहाँ से वहां तक। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब धीरे धीरे क्या करना है, अपने डिजाइन को चेंज करते रहना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये लिख दिया हेडिंग ऊपर, अभी इसको हम बीच में लेके आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं एक इमेज लगा देता हूँ। एक काम करता हूँ कि यहाँ पे तो भाई मैंने एक लिखा वेब डिजाइन कोर्स ऐसे, और उसके नीचे मैं एक काम करता हूँ, एक इमेज लगा देता हूँ यहाँ पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे अबाउट द कोर्स और इमेज, यहाँ पे मैं एक इमेज लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट द कोर्स। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो इमेज लगाने के लिए मुझे क्या करना है, जैसे सपोज करो पहले मैं क्या काम करता हूँ, पहले मैं इस टैग पे एक इमेज लगा, तो इमेज के लिए सबसे पहले मुझे एक इमेज चाहिए। इमेज अगर मुझे लगानी है यहाँ पे, तो मुझे एक इमेज चाहिए। तो इमेज कहाँ से मिलेगी आपको, या तो आपको खुद क्लिक करनी पड़ेगी कोई इमेज, या तो डिजाइन करनी पड़ेगी, या तो आपको इंटरनेट से फ्री इमेजेस मिलती हैं, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी। वैसे जहां तक हो तो वेबसाइट पे खुद की क्रिएट करी हुई इमेज ही लगानी चाहिए। अब हमारे पास मेरे ख्याल से कोई इमेज होगी, मैं देखता हूँ। सपोज करो ये इमेज है हमारे पास, ये यूनिवर्सिटी की एक इमेज है, ये इमेज लेते हैं हम। ठीक है, इस इमेज को मैंने कॉपी किया, जो मैंने अपनी डायरेक्टरी बना रखी थी। डायरेक्टरी मैंने कहा बना रखी थी, डायरेक्टरी का मतलब है मेरे फोल्डर्स। ठीक है, ये रहा मेरी डायरेक्टरी, एक फाइल, वेबसाइट। इसके अंदर मैंने देखो पहले से ही 3 फोल्डर बना रखे थे, कल ही बना लिए थे मैंने। एक इमेज का फोल्डर बनाया था मैंने, उस इमेज के फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। इस इमेज का नाम है COVER, कवर। और इस इमेज का एक्सटेंशन क्या है, JPG। एक्सटेंशन कैसे पता चलेगा आपको, एक्सटेंशन के बारे में मैंने कल बताया था आपको। प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो ये कौन सी फाइल है, ये JPG फाइल है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक्सटेंशन इसे बोलते हैं हम, JPG फाइल है। पता होगा आपको, इमेज सभी ने देखी होगी, वो JPG होती है, PNG होती है, ठीक है, जिफ होती है, बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं इमेज के। तो हमारे पास JPG इमेज है। ठीक है, ये इमेज है, इस इमेज को हम देखते हैं क्या साइज है इसका। ये इमेज है, ये हमारी यूनिवर्सिटी की इमेज है, ठीक है, सामने से। तो इस इमेज को हम इसके एक काम करते हैं, इसके नीचे लगाना। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, अब हमारे ये दूसरी यहां पे लगेगा, जहां पे मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा मैंने हाउ। हाउ, यहाँ पे हमने इमेज लगानी है, यहाँ पे लगानी है, मैं IMAG। ठीक है, यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे इमेज लगानी है। तो इमेज लगाने के लिए इमेज टैग होता है, नया टैग इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जिस टैग का नाम है इमेज टैग। अगर आपको कोई भी इमेज लगानी है तो IMG, ये टैग होता है आपका इमेज टैग। ठीक है, इमेज टैग कैसे लगाते हैं यहां देखते हैं, चलो। ठीक है, लेस देन साइन IMG इमेज टैग स्पेस SRC इक्वल्स टू उसकी डायरेक्टरी और क्लोज। अब ये क्या है, IMG टैग है, देखो यहां से लेके यहां तक का,
यहां से लेके यहां तक का आपका कौन सा टैग है? IMG टैग है। IMG टैग किस लिए यूज करते हैं? इमेज को डालने के लिए। इमेज के साथ हमने क्या लगाया? SRC। SRC मतलब होता है सोर्स, कहां से आप इमेज ले रहे हो। मैं इमेज कहां से ले रहा हूं भाई? ये फाइल देखो कहां पे रखी है, ये वाला मेरा ये फाइल कहां पे है? ये इस फाइल का नाम है index.html। ध्यान रखना, इस फाइल का नाम क्या है? index.html। ये index.html कहां पे है? ये देखिए, इस फाइल के रेफरेंस में वो इमेज कहां पड़ी है? इस इमेज फोल्डर के अंदर पड़ी है ना। तो मुझे क्या देना होगा? मुझे देना होगा, ये बताना पड़ेगा मुझे सोर्स को। इस सोर्स को, ये SRC लिखा है ना, इस सोर्स को मुझे ये बताना पड़ेगा कि वो इमेज कहां से आपको लेनी है। तो यहां पे मैं बताऊंगा उसे, यहां पे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसका पूरा पाथ लिखूंगा। यहां पे क्या आएगा? पाथ, कि इमेज कहां है। ठीक है, तो इमेज कहां है भाई? ये फाइल यहां पे है, इस फाइल के रिस्पेक्ट में इमेज इस फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पे लिखूंगा IMG फोल्डर, फोल्डर का नाम ये रहा पाथ। फोल्डर का नाम देखो, पाथ कैसे निकालते हैं? पाथ आप यहां से भी निकाल सकते हो, ये लिखा है देखो IMG, ये होता है पाथ। ये एक्चुअली कभी भी आप ना किसी भी चीज पे क्लिक करोगे, जैसे सपोज आप यहाँ पे हो, अभी मैं सपोज JS के अंदर हूं, तो इसमें क्या होता है? हर एक चीज का पाथ होता है, आपको पता होता है कि आप फोल्डर वाइज फोल्डर गए हो। पहले देखो C ड्राइव में गया, C ड्राइव में मैं फिर यहाँ पर गया एक फाइल फोल्डर के अंदर, एक फाइल फोल्डर के अंदर फिर मैं एक फाइल वेबसाइट के अंदर गया, इसके अंदर फिर मैं IMG के अंदर गया। तो मैं कितनी दूर आया देखो, चल चल के आया ना मैं, एक बार वन स्टेप बाय स्टेप। तो वो पूरा का पूरा पाथ क्या होता है? ये होता है देखो, ये रहा पूरा का पाथ। ये बताता है, पहले आप C में गए, फिर आप इक्वाई में आए, फिर आप इक्वाई वेबसाइट में आए, फिर आप IMG फोल्डर के अंदर आ गए हो इस समय। ये बता रहा है मुझे, ये पूरा पाथ बता रहा है कि आप इस समय कहां पे हो। ठीक है, तो इस पाथ, इसको भी पाथ चाहिए, तो IMG के अंदर कवर नाम से फोटो है, cover.jpg। तो मैं IMG फोल्डर के अंदर स्लैश स्लैश, देखो यहाँ स्लैश क्यों लगाया मैंने? स्लैश इसलिए लगाया क्योंकि पाथ में स्लैश लगता है। देखो हर फोल्डर के अंदर जाते हैं ना तो स्लैश लग रहा है, देखो यहाँ C स्लैश इक्वाई स्लैश इक्वाई वेबसाइट स्लैश, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ठीक है, ये तो हर एक जगह पे स्लैश लगा हुआ है। तो IMG के बाद मैंने स्लैश लगाया, स्लैश के बाद मैं क्या लिखूंगा? ये वाला स्लैश लगाया है शायद, चेक कर लेते हैं। cover.jpg, cover.jpg उस इमेज का नाम है। IMG फोल्डर के अंदर cover.jpg। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हमारी फोटो देखो आ गई। ठीक है, यहां पर तक किसी को डाउट है? पूछ ले कोई मसला फिलहाल। नहीं है यहां तक किसी को डाउट? ओके गुड। तो भाई आपको अभी इमेज लगाना आ गया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ गए, हमने देखो अब हमारा धीरे धीरे स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। ठीक है, अब हम उसके नीचे इमेज, अभी हम एक काम करते हैं, पूरे में हमने इमेज लगा दी है यहाँ पे, इसके नीचे हम अबाउट द कोर्स लिखते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट लोकेशन कॉपी करके नहीं आएगी वो, बिकॉज क्या है ना देखो, अभी ये जो है, अगर आप यहाँ जाओगे इसकी डायरेक्ट लोकेशन कॉपी करोगे तो ये इसको मतलब है C, वैसे तो आ जाएगी वो क्योंकि वो जा तो रहा है, लेकिन इस वेबसाइट को ना आपको बाद में अपलोड भी करना होता है, कहीं सर्वर में भी डालना है इसको आपको। ठीक है, तो कहीं डालना है इसको, वेबसाइट को चलाने के लिए एक सर्वर चाहिए होता है। डे 1 मैंने बताया था कि वेबसाइट को चलाने के लिए एक सर्वर चाहिए होता है। शायद सर्वर के बारे में नहीं बताया मैंने, लेकिन बताऊंगा मैं आगे। वहां पे क्या है, वहां पे आपको सिर्फ अपना ये फोल्डर लेके जाना है, एक फाइव वेबसाइट वाला। इस फोल्डर को वहां जाके डाल देना आपको। तो इस फोल्डर के रिस्पेक्ट में ही आपको सारे पार्ट डालने हैं, आपको पीछे से कोई पार्ट नहीं डालना। ठीक है, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट सिर्फ इस फोल्डर के अंदर है और यही फोल्डर जाएगा कल के दिन अपलोड होने। तो इस फोल्डर के अंदर ही सब आपको पाथ सेट करने, इस फोल्डर से बाहर नहीं आना कुछ भी। मैं इतना ध्यान रखो आप।
इस फोल्डर के अंदर सारे पाथ आपको सेट करते हुए जाने आगे तक, क्योंकि अगर आप बाहर की फोल्डर का पाथ डाल दोगे तो कल के दिन ये फोल्डर जाएगा और उसे बाहर के फोल्डर का नाम नहीं मालूम होगा, क्योंकि उसे सिर्फ इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया, जैसा कि आ गया, इमेज पे आ गई, ऊपर आ गया वेब डिजाइन कोर्स, नीचे आ गई इमेज। अब हम लिखते हैं अबाउट द कोर्स। ठीक है, अबाउट द कोर्स लिखने के लिए हमारे पास ये तीसरा TR है, इसमें हम लिखते हैं यहाँ पे अबाउट द कोर्स, ABOUT, अबाउट द कोर्स। ठीक है, अब रिफ्रेश सेव करते हैं इसे और देखते हैं, ये आ गया अबाउट द कोर्स। मैं चाहता हूं अबाउट द कोर्स थोड़ा बड़ा हो, लेकिन इतना बड़ा नहीं हो जितना ये वेबसाइट डिजाइन का साइज है, तो मैं इसे टैग में लिखता हूं, जैसे कि मैंने H1 में लिखा था, मैं इसे H3 में लिख लेता हूं। H3 सही रहेगा। H3 ओपन किया मैंने और H3 क्लोज कर दिया, तो सेव कर दिया। लेट्स सी, अब देखते हैं क्या हुआ। ये देखो, अब मेरा अबाउट द कोर्स थोड़ा बड़ा हो गया ना। अब मैं यहाँ पे कोर्स के बारे में कुछ चीजें लिखूंगा, कोर्स के कंटेंट लिखूंगा, तो मुझे लगता है कि हमारे कोर्स का डिटेल हमें कॉपी कर लेनी चाहिए। तो कोर्स की डिटेल, वैसे तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है अभी, ये वैसे हमारे अबाउट द कोर्स का है, पर एक काम करते हैं, दूसरे कोर्स का कोई डेटा ले लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, ताकि ये कोर्स कराया था मैंने इससे पहले PHP का, तो ये मेरे ख्याल से हम ले लेते हैं अबाउट द कोर्स में। ये कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से, और ये इसी के नीचे मुझे लिखना है अबाउट द कोर्स के नीचे। ठीक है, तो मैं क्या एक और टैग इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, जिस टैग का नाम है पैराग्राफ टैग। ये टैग P टैग इज यूज्ड फॉर पैराग्राफ। अगर आपको कोई लंबा सा पैराग्राफ लिखना है तो आपको P टैग के अंदर लिखना होगा वो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अबाउट द कोर्स के नीचे, यहाँ पे इसके नीचे मैं एक लंबा सा पैराग्राफ लिखूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके इसी TD के अंदर हूं मैं अभी फिलहाल। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिया P टैग, और P टैग क्लोज कर दिया, और P टैग के अंदर मैंने टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। अब देखो धीरे धीरे क्या होगा ना, आपकी फाइल का साइज बढ़ता रहेगा, आपका कोड बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। ठीक है, वो बढ़ता जाएगा नीचे तक बहुत लंबा। फिर ये लिख दिया, देखो मैंने पूरा पैराग्राफ। अभी ये पैराग्राफ टैग में लिखा है मैंने, मुझे लगता है इसको एक हेडिंग में लिख देते हैं, H6 हेडिंग में लिख देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा H5 में लिखते हैं इसे, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। पैराग्राफ के अंदर भी आप H5 लगा सकते हो। आपने लगाया H5 यहाँ पे ओपन, और ये पैराग्राफ टैग यहाँ क्लोज है, तो यहाँ मैंने H5 क्लोज कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ मैंने, ये मेरा हेडिंग है अबाउट द कोर्स। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ टैग ये है, और इसके अंदर यहाँ पर से लेकर यहाँ पर तक ये पूरा पैराग्राफ है, और ये पैराग्राफ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये H5 के अंदर है। ध्यान रखना, ये सब चीजें अब एक दूसरे के अंदर मिक्स होती जा रही है। ठीक है, तो मैंने जब मिक्स किया इसे, यहाँ पे मैंने फिर रिफ्रेश किया, तो देखो थोड़ा सा अच्छा लुक आ गया उसका। और H5 है ये, मेरे ख्याल से H4 कर दूंगा तो थोड़ा साइज भी बढ़ जाएगा इसका। H4 को यहाँ पे H4 करना पड़ेगा मुझे, और सेव करना पड़ेगा, तो मेरा थोड़ा साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देखो बढ़ गया। ठीक है, तो अभी ये अबाउट द कोर्स हो गया मेरा। अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स भी लिखूं इसके नीचे। ठीक है, मैं चाहता हूं 2-3 बुलेट पॉइंट्स में इसके नीचे लगाऊं, जैसे कि सपोज मैं ये चाहता हूं कि मैं सिलेबस लगाऊं फेज 1 का। ये सिलेबस लिखना है मुझे पूरा का पूरा। ठीक है, सपोज मैं सिलेबस लिखना चाहता हूं, और ये पॉइंट्स में लिखना चाहता हूं मैं पूरा का पूरा सिलेबस, कि ये मेरे भाई इतने पॉइंट्स हैं सिलेबस। मैं जस्ट एज इट इज बना रहा हूं इसे। ठीक है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, इसको मैं एज इट इज वेबसाइट में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है,
तो इसके नीचे मैं सिलेबस लिखना चाहता हूं, तो मैंने सिलेबस वाली पूरी लाइन को कॉपी कर लिया। ठीक है, अब देखो मैं यहां जाके क्या कर रहा हूं, अभी मेरा ये तो रहा पहला टीआर, ये था हेडिंग, यहां पे मैंने हेडिंग लिखी है। ये है मेरा दूसरा टीआर जिसके अंदर मेरी इमेज है भाई। ये है मेरा तीसरा टीआर, यहां से लेके यहां तक का, जिसके अंदर पूरा का पूरा टेक्स्ट है। अब मैं चाहता हूं कि एक और टीआर ले लूं मैं यहां पे, इसके नीचे एक और टीआर ले लिया मैंने, टीआर ओपन और टीआर को, ध्यान रखना मैं उसी टेबल के अंदर हूं। ठीक है, मैंने अभी कोई नई टेबल नहीं बनाई, मैं एक ही टेबल के अंदर टीआर ऐड करता जा रहा हूं। ये रहा मेरा टीआर ऐड हो गया। ठीक है, ये आपको देखेगा यहाँ पे, इसके अंदर मैं एक टीडी ऐड कर देता हूँ। ऑफ कोर्स अगर मुझे डेटा डालना है तो मुझे टीडी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इस टीडी के अंदर मैं लिखता हूँ ये सिलेबस वाली लाइन। ठीक है, और इसको भी मैं क्या करता हूँ, H3 हेडिंग के अंदर डाल देता हूँ। वही काम कर रहा हूँ जो मैंने ऊपर किया था, बस ये लो, इसको मैंने H3 हेडिंग के डाल दिया, यहां से H3 स्टार्ट हुई और यहां पे हुई क्लोज। ठीक है, कंट्रोल एस। नाउ आई एम गोइंग टू रिफ्रेश माय पेज। तो देखो एक और लाइन आ गई, सिलेबस व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम दिस कोर्स। ठीक है, अभी सिर्फ मैं डेटा डाल रहा हूं, अभी मैंने अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफाई नहीं किया है। ठीक है, अभी मैंने टेक्स्ट को सेंटर में, इस वेब डिजाइन को सेंटर में, इस फोटो को सेंटर में, ये अभी मैंने कुछ नहीं किया। पहले मैं सिर्फ डेटा डालता हूँ, पहले मैं अपना स्ट्रक्चर पूरा कर लूं, उसके बाद देखेंगे मुझे क्या करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कुछ बुलेट पॉइंट्स डाल देता हूँ। फेज वन, फेज वन में मेरे इतने सारे पॉइंट। ठीक है, तो सपोज मैं फेज वन ले लेता हूँ कॉपी करके। अब मुझे यहाँ पे फेज वन डालना है। ठीक है, और फेज वन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स टैग, न्यू टैग, जिस टैग का नाम है लिस्ट। लिस्ट है ना भाई, आप शॉपिंग करने जाते हो क्या करते हो, आप एक लिस्ट बनाते हो ना, कि मुझे सामान नंबर ये लेना है, फिर 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 ये लेना है। ठीक है, ऐसे ही तो मैंने इस कोर्स में किया है। ये क्या है, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है, ये दिस इज नथिंग बट अ लिस्ट। जैसा कि आप मार्केट में जाते हो सामान लेने से पहले एक लिस्ट बनाते हो, तो मैंने भी ऐसे ही एक सिलेबस की लिस्ट बनाई है। तो ऐसी लिस्ट मुझे यहां पे चाहिए, तो एक नया टैग है जिस टैग का नाम है लिस्ट। अब लिस्ट दो टाइप की होती है, एक होती है ऑर्डर्ड, एक होती है अनऑर्डर्ड। ठीक है, ऑर्डर्ड क्या होती है, अगर आपने सपोज सामान लेने जा रहे हो, आपने कोई लिस्ट बनाई, मुझे आइटम नंबर 1 ये चाहिए, आइटम नंबर 2 ये चाहिए, आइटम नंबर 3 ये चाहिए, आइटम नंबर 4 ये चाहिए, आइटम नंबर 5 ये चाहिए, दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट। आपने एक ऑर्डर में अरेंज किया, उसे आपने नंबरिंग की। अगर आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाओगे, आप क्या करोगे, मुझे ये चाहिए, पॉइंट बना दो, एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब ये एक लिस्ट है जो ऑर्डर्ड में नहीं, ये एक लिस्ट है जो ऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, तो हम दोनों बना के देख लेते हैं। तो मैं बता देता हूं आपको ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनती है। OL करोगे आप तो ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी, UL करोगे तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी। OL टैग स्टार्ट और OL टैग क्लोज, उसके अंदर लिस्ट आइटम, LI टैग स्टार्ट, LI टैग क्लोज। तो ये LI टैग स्टार्ट, LI टैग क्लोज, ये एक तरीके का समझो ये है लिस्ट आपकी। यहां से लिस्ट स्टार्ट हुई है, ये बता रहा है कि वो ऑर्डर्ड है कि अनऑर्डर्ड है। ठीक है, दूसरा ये है आपके लिस्ट आइटम, ये पहला आइटम है, ये दूसरा आइटम है, ऐसी 10 आइटम होंगे तो आपको 10 बार LI लगाना पड़ेगा। तो चलिए एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं इसमें। ठीक है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनेगी, यहाँ पे मैंने एक TR बनाया, उसके बाद मैं बना रहा हूँ OL। OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट, OL क्लोज। ठीक है, अब इसके अंदर मेरा क्या है, लिस्ट आइटम LI, LI टैग क्लोज। लिस्ट आइटम में मैंने लिख दिया यहाँ पे
सपोज फिलहाल मैं कुछ भी लिख देता हूँ, सपोज मैंने लिख दिया 1, ठीक है, और यहाँ से मैंने लिख इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, और मैंने पेस्ट कर दिया इसके ऊपर, ठीक है, और मैंने इसे कर दिया TWO और इसे और इसे को, चलिए इसे भी कर देते हैं, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब जाके मैं देखता हूँ कि ये मेरा आउटपुट आया क्या, इसको रिफ्रेश करता हूँ, सेव नहीं किया मैंने, इसको मैं सेव करता हूँ और फिर इसे, अच्छा ये आ गया ऑर्डर लिस्ट ऊपर, यहाँ ये दिख रहा है 1 2 3 4 5, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 और नंबर 5, ये मेरी एक ऑर्डर्ड लिस्ट आ, ठीक है। क्या मैंने इसे बाहर बना दिया TR के? नहीं बनाया। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट मेरी एक बार यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ बना देता हूँ, और यहाँ एक अब देखते हैं क्या मेरा आउटपुट आ रहा है बाहर की, क्या मेरा आउटपुट आ रहा है। ये मेरी ऑर्डर लिस्ट आ रही है यहाँ, ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। ये ऑर्डर लिस्ट क्या है कि ये एक तरीके की अपने आप में एक टैग है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार यूएल कर देता हूँ, इसको मैं दिखाता हूँ आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, यूएल कर देता हूँ, से यूएल, और इसे भी कर देता हूँ यूएल। मेरे ख्याल से ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग है। टैग्स आपके पास इतने सारे हैं कि आपको देखो ध्यान रहेगा, देखो ये रहा अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग, दिख रहा है आपको? अगर इसको मैं जूम करूं आपको, तो ये जो है ये डॉट्स में आ रहा है, देखो डॉट 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 डॉट, ये हो गई आपकी कौन सी लिस्ट? अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल। क्यों? क्योंकि ये टैग आपका किससे स्टार्ट है? यूएल से। अभी आपका ये टैग किससे स्टार्ट करता हूं मैं? ये टैग करता हूं मैं यूएल की जगह ओएल से। तो ये कैसी लिस्ट बन जाएगी? ऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल कर दिया मैंने, ठीक है। और मैं जाके इस वेबसाइट को फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो टैग चेंज हो गया, ठीक है। तो हो गया 1 2 नंबरिंग आ गई उसको, मैं 3 4 5, तो ये हो गई हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट, और दूसरी हो गई हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, यूएल और एल आई। तो ये दो टैग आप समझ लोगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैंने पहले लेक्चर, जिसने पहला लेक्चर मिस कर दिया है उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, ठीक है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। कल का वीडियो अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, जिसका लिंक मेरे ख्याल से आप सभी के मेल पे शेयर भी कर दिया है। अगर आप चाहे तो उसे जाके आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया है कल का वीडियो, ठीक है। और बस वो इतना ध्यान रखना क्योंकि वो बिना एडिटिंग किए हुए तो पूरे के पूरे 1 घंटे का वीडियो है, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, जिस जहाँ पे मतलब काम की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ओके, सबको मिल गया है यूट्यूब का लिंक? अगर आपको पढ़ाया समझ में आ रहा है तो वहाँ सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे यूनिवर्सिटी के, और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और इसी तरीके के कोर्सेज हम बना बना के, हाँ ठीक है हर्षित पूछो। ओके प्रीतम, थैंक यू। यस ऑफ कोर्स, हम उसे इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपना एक पूरा पेज क्रिएट कर दो, जैसे इस पेज को क्रिएट किया हमने। होपफुली अगर
आप लोग सभी रहे इसमें और सही से सीखा आपने, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसे वेबसाइट में कैसे अपलोड करें। इस पेज को आप लाइव देख सकते हैं। तो अभी क्या है, इस पेज जाके इस पेज को देख सकते हो, क्योंकि हम ये पेज डिजाइन कर रहे हैं। अभी लोकल मशीन है जिसपे हम क्रिएट कर रहे हैं इसको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और कल के दिन हम क्या करेंगे, इस पेज को ऑनलाइन डाल देंगे। ऑनलाइन डालने का प्रोसीजर इंटायरली डिफरेंट है, उसको उसको भी मैं सिखा दूंगा आपको कि कैसे ऑनलाइन अपनी कोई भी आप वेबसाइट बनाते हो उसे आपको ऑनलाइन कैसे डालना है। उसमें थोड़ा सा क्या लगता है, खर्चा लगता है, पैसे लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन अगर आपको डालना है तो आपको जगह चाहिए, आपको नाम चाहिए, ठीक है। कि जैसे गूगल है ना, गूगल नाम है, उस नाम ही को तो टाइप करो आप। ऐसे ही आपकी वेबसाइट कोई खोलेगा तो आपको एक नाम चाहिए, तो नाम आपको खरीदना पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको चाहिए जगह, क्योंकि इंटरनेट क्या है, एक बहुत बड़ी समझो वेब है एक तरीके का, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे? थ्रू सर्वर्स। डाटा कहाँ पड़ा है? डाटा सारा का सारा पड़ा है सर्वर्स पे। तो सर्वर्स पे डाटा पड़ा है, आप कोई भी वेबसाइट खोल रहे हो, दुनिया की कोई भी वेबसाइट, चाहे ऑनलाइन आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, वो कहीं सर्वर पे पड़ा होगा। बहुत सारे सर्वर होते हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बहुत सर्वर है, ठीक है। हजारों सर्वर है। कंपनीज हैं जिन्होंने सर्वर खोले हैं, जैसे कि GoDaddy.com हो गया। GoDaddy के आपने ऐड देखे होंगे, धोनी जी उनका ऐड करते हैं। तो वो GoDaddy एक कंपनी है जो सर्वर, जिसके पास बहुत सारे सर्वर हैं, जो आपकी वेबसाइट को चलाने में आपको स्पेस देगी, आपको नाम भी बेचेगी, स्पेस भी देगी, सब कुछ देगी, लेकिन उसका वो चार्ज लेगी आपसे। वो चार्ज ईयरली होता है। हो सकता है सर्वर का चार्ज ईयरली, मंथली स्टार्ट हो जाता है, पर ईयरली बेसिस पे भी देते हैं वो, 6 मंथ के लिए भी देते हैं, आप 1 मंथ के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी नीड पे कि आपको 1 साल तक वेबसाइट चलानी है या 1 साल तक। तो वो सेम है कि आप किराए पे रह रहे हो, किराए पे अगर आपने कहीं घर लिया तो वहां आपको किराया देना है, तभी आप वहां रहोगे। ऐसे ही है सर्वर पे भी, सर्वर पे आपको अपनी वेबसाइट डालनी है तो वहां पे आपको थोड़ा सा किराया देना पड़ता है। बहुत बहुत सारे हैं जो बहुत ही नॉमिनल चार्ज भी लेते हैं उसके, बहुत कम। जैसे सपोज कर लो आप 80 रुपीज मंथली, 80 रुपीज मंथली से लेके वो स्टार्ट हो जाता है और जाता है 250-300 रुपीज मंथली तक भी होते हैं, 500 रुपीज मंथली भी है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपकी नीड पे कि आपकी वेबसाइट कितनी बड़ी है, आपके पास कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने लोग आपकी वेबसाइट को खोल रहे हैं। उस हिसाब से आप सर्वर लेते हो, उस हिसाब से आप स्पेस लेते हो, उस हिसाब से आप और सारी चीजें लेते हो, SSL लेते हो, स्पेस लेते हो, कि डेडिकेटेड लाइन ले रहे हो नहीं ले रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपका अगर बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत लोग आ रहे हैं एक दिन में, तो आपको अच्छी जगह सर्वर लेना होगा, कि मतलब जिसकी स्पीड अच्छी हो, जो आपको स्पीड प्रोवाइड करे, जो आपका इतना ट्रैफिक हैंडल कर सके, ठीक है। अगर मान लो 10-20 हजार लोग आपकी वेबसाइट पर रोज आ रहे हैं, तो बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है ना। आप सुनते होंगे कभी कभार कि जो वेबसाइट है, HTML को कैसे डालोगे बेटा? HTML को ही तो आपको वहां डालना है। HTML को कैसे कनेक्ट करोगे आप बताओ मुझे? आपने कोई वेब पेज बनाया, आप उसे कनेक्ट नहीं कर सकते कहीं से, आपको उसे सर्वर में डालना है। चाहे एक पेज हो, चाहे 10 पेज हो, चाहे एक इमेज ही हो, आपको अगर उसे डालना है तो आप एक इमेज भी खोल रहे हो ना। आप सपोज करो कि आपने कोई एक इमेज डाउनलोड करी इंटरनेट से, वो इमेज भी सर्वर पे पड़ी। आपने कुछ भी आपने ये टेक्स्ट भी अगर इंटरनेट से कॉपी किया है ना, वेब डिजाइन कोर्स करके, सपोज ये इंटरनेट पे है कहीं, आपने वहां से कॉपी कर लिया, तो भी ये सर्वर पे ही पड़ा है। ये बिना सर्वर के आप उसे कनेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे कनेक्ट नहीं होता कि हमने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, आपको उसे उठा के सर्वर में डाल, चाहे वो एक पेज हो, एक इमेज हो, एक सिंपल सा आपको टेक्स्ट भी दुनिया को दिखाना है ना, तो भी आपको वो सर्वर पे ही डालना है, ये समझो। HTML पेज तो बहुत बड़ा हो गया,
आपको अगर सपोज करो आपको इतना सा आप नहीं कर बिना उसके नहीं कर सकते, अदरवाइज अगर बिना उसके होता ना कनेक्ट, तो मैं आप सब एक एक वेब पेज बनाते और सबको कनेक्ट कर देते हैं ताकि दुनिया से देख सकें। नहीं, आप उसको देखो क्या कर सकते हो, आप अपने फेसबुक अकाउंट में डाल सकते हो, जैसे ही आपने उसे अपने फेसबुक अकाउंट पे डाला ना, वो सर्वर पे चला गया। हालांकि आप वहां वेब पेज तो नहीं डाल सकते पूरा का पूरा, लेकिन कंटेंट डाल सकते हो, ये फोटो डाल सकते हो, ये फोटो आपने उठाई और अपने फेसबुक के अकाउंट पे डाल दी। अब फेसबुक के अकाउंट पे फोटो चलेगी तो सब देख रहे हैं ना उसे, लेकिन जब आपने उसे फेसबुक के अकाउंट में डाला है ना, तो इसका मतलब है वो फेसबुक के सर्वर पे चला गया। ठीक है, तो सब कुछ सर्वर पे जाता है। हाँ, ये वाला वीडियो भी डालेंगे। ठीक है, और किसी की कोई क्वेरी है? नहीं, सेम नाम से कभी भी दो वेबसाइट नहीं हो सकती। एक्चुअली डोमेन, उसको हम देखो, नाम को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली टेक्निकल भाषा में बोलते हैं हम डोमेन। ठीक है, टेक्निकल टर्म में से बोलते हैं डोमेन। और सर्वर पे हम जो लेते हैं वो लेते हैं स्पेस। तो डोमेन और स्पेस दो चीजें होती है। डोमेन होता है आपकी वेबसाइट का नाम, ये नेम है। टेक्निकली अगर आपसे पूछे कोई तो आप कहोगे हाँ वो उसका डोमेन होता है, डोमेन यानी नेम, ये हम बाय करते हैं। ठीक है, नेम यूनिक होगा। अगर सपोज करो नेम डुप्लीकेट हो गया, तो मुझे मान लीजिए आपके घर के दो एड्रेस है, सपोज आप मान लो आप देहरादून में रहते हो और आपके घर का सिर्फ एक ही एड्रेस होगा। सपोज करते हैं कि दो हो गए, एक ही नाम के दो एड्रेस हो गए आपके। मैं अगर कोई पोस्ट कर रहा हूं तो वह आपके किस घर पे जाएगा, तो पोस्टमैन जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई सही घर ये है या ये है। तो इसका मतलब है कि दो नहीं हो सकते, यूनिक होगा तभी वो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, अदरवाइज वो नहीं पहुंच सकता। इसीलिए नेम एक ही होगा। अगर आपने लिखा है google.com, तो google.com से अगर दो वेबसाइट हो गई, तो जब आप google.com टाइप करके एंटर की दबाओगे अपने कीबोर्ड की, तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये वेबसाइट खोलनी है कि ये वेबसाइट खोलनी है। तो नेम दो नहीं हो सकते, नेम हमेशा एक ही होगा। ठीक है, हाँ, चेंज थोड़ा बहुत, थोड़ा सा, जैसे सपोज करो आपने गूगल डॉट, जैसे सपोज करो ICFAI है, आपने लिख दिया ICFAI की जगह ICFAI डून, DUN, तो ये डिफरेंट हो गया, एक करेक्टर भी चेंज हो गया, डिफरेंट हो गया। सिंगल एक करेक्टर भी चेंज हो गया तो वो डिफरेंट हो गया। अ, वो हमारी वेबसाइट को डिलीट नहीं करेंगे। देखो, हमारी वेबसाइट को तब डिलीट करते हैं जब हम उन्हें किराया नहीं देते हैं। आपने सर्वर पे स्पेस ले लिया 1 ईयर का, आपने फी पे कर दी, सपोज 100 रुपीज मंथली के हिसाब से आपने 1200 रुपीज दे दिए GoDaddy.com। ठीक है, आपने 1200 रुपीज उन्हें पे कर दिए, तो एक साल का आपका काम हो गया, एक साल तक आपकी वेबसाइट चलेगी, आप निश्चिंत होके बैठ जाओ। अब अगर आपने अगले साल उनका एक मेल आएगा आपको रिन्यू का कि योर सर्वर स्पेस इज एक्सपायर्ड सून, काइंडली रिन्यू इट। तो जैसे ही आपको मेल आया रिन्यू का और आपने नहीं करी वो रिन्यू, तब वो हटा देंगे उसे वहां से। अदरवाइज आपने पेमेंट कर दिया है तो वो नहीं हटाएंगे। सेम नेम के दो डोमेन कभी नहीं मिलते, सेम नेम के दो डोमेन का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, मैंने कहा ना डोमेन नेम, दो चीज परचेज करनी है ना आपको, मैंने बताया तो सही, एक नेम एक सर्वर, दो चीज परचेज करनी है आपको, पहला नाम, दूसरा सर्वर पे स्पेस जगह। और एक एक नाम के दो डोमेन का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे बताओ, सपोज google.com है और google.com है, ये तो एक ही नाम हो गया ना, तो ये दो डोमेन नहीं हुए, ये एक ही डोमेन है। हाँ, अगर google.com और google.in कहूंगा मैं, ये दो डिफरेंट है।
क्यों? क्योंकि इनमें इसमें डॉट कॉम लगा हुआ है, इसमें डॉट आई एन लगा है, तो ये तो डिफरेंट हो गए। डॉट कॉम इज फॉर कॉमर्शियल, डॉट आई एन इज एक्सटेंशन फॉर इंडिया। ठीक है, अलग अलग एक्सटेंशन। डॉट यूएस यूनाइटेड स्टेट का एक्सटेंशन है। डॉट जीओवी गवर्नमेंट की वेबसाइट का एक्सटेंशन है। डॉट ईडीयू एजुकेशनल वेबसाइट का एक्सटेंशन है। जैसे हमारी वेबसाइट है ICFAI IU देहरादून .edu.in, यहाँ पे देखो मैं IU देहरादून .edu लगा देगा, इसमें डॉट कॉम नहीं है, .edu.in ये हमारी वेबसाइट है। और ये रही, तो ये एजुकेशनल वेबसाइट है। जो जितनी भी एजुकेशनल वेबसाइट होती है वो .edu से स्टार्ट होती है, ठीक है। और जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है .gov से स्टार्ट होती है। फॉरएवर सर्वर, हाँ डोमेन नेम परचेज करना है। फॉरएवर सर्वर आप बाय नहीं बाय कर सकते, उनका स्कीम पे डिपेंड करता है। सपोज GoDaddy आपको 3 साल के लिए दे रहा है ना, और फॉरएवर सर्वर बाय करने का कोई फायदा भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि रेट जो है अप एंड डाउन जाते हैं। सपोज आज आपको 250 में मिल रहा है, कल कोई स्कीम आ गई आपको वही 150 में मिलेगा, तो आप क्यों इतने लंबे टर्म के लिए बाय करके बैठ जाओगे? 250 रुपए के हिसाब से तो बहुत लंबा पड़ जाएगा आपको। कल के दिन हो जाए, कंपटीशन बढ़ जाए, उन्होंने अपने प्राइस घटा दिए, 150 कर दिए, तो 6 मंथ या 1 ईयर के लिए हम स्टार्टिंग में बाय करते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर देखते हैं कि जिस समय प्राइस कम होता है तब बाय करते हैं। ठीक है, हाँ टोटल 8 नहीं होते हैं, वैसे बहुत होते हैं। डोमेन नेम बाय करना आपको बहुत होता है। अब तो इतने हो गए हैं कि मेरे को याद भी नहीं है, पर आप जाके देखोगे ना उसमें बहुत सारे हो गए। अब आप सपोज करो आप .in इंडिया के लिए है मेनली, .US यूनाइटेड स्टेट के लिए है, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर हर कंट्री के लिए एक बन गया, कितने हो जाएंगे? जब .in बनाया है इंडिया के लिए, .US बनाया है यूनाइटेड स्टेट के लिए, तो ऐसा थोड़ी ना है कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ही बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। सब बना सकते हैं ना, सबके लिए बन सकता है। तो सोचो कितने बने। .com जो है कॉमर्शियल है, स्टार्टिंग में सबसे पहले यही था। .gov था, .edu था, .com था, ये थे पॉपुलर। अब ये कंट्री वाइज आ गए, .in .US। अब तुम सोचो कितने बने। तो हम क्या करते हैं, .in बाय कर लेते हैं। IN अगर आप सब सर्च करोगे ना उसमें, तो .com आपको हो सकता है थोड़ा महंगा मिले, .in हो सकता है थोड़ा सस्ता मिल जाए, तो .in बाय कर लो या .com भी बाय कर लो, वो डिपेंड करता है आपकी नीड। तो वो बहुत हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो 8 है, 8 नहीं है। आप खुद लगाओ .in .US, ऐसे कितने हो जाएंगे अगर सब बनाने बैठ गए तो। हाँ सर्वर सेम हो सकता है बट डोमेन नहीं। से एक सर्वर पे 1000 वेबसाइट हो सकती है, बट डोमेन सेम नहीं हो सकता। तो हाँ .org भी है, .org भी होता है। IMG के लिए मैंने लगाया था टैग, बेटा ये रहा। IMG के लिए हमने टैग लगाया था ये IMG। IMG उसके बाद SRC इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसका पूरा पाथ, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर ये IMG टैग बंद। ये टैग लगाया तो यहाँ पे इमेज आ गई आपकी, ये देखो, ठीक है। तो इन्होंने देखो इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने एक वीडियो रन कर रखी है यहाँ पे। ये कुछ नहीं है, टेबल है, टेबल पे एक वीडियो डाल दी है इन्होंने, और ये वीडियो रन हो रही है, ठीक है। ये वीडियो रन हो रही है और ये वीडियो चल रही है, कुछ नहीं, बस वीडियो डाल दिया, उसको उसका रेजोल्यूशन सेट कर दिया, उसको पूरे फुल बैक विड्थ पे कर दिया। यहाँ पे एक टेबल है, उसमें इतने सारे बटन्स डाल दिए हैं ये। फिर इसका ड्रॉप डाउन, ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है ये बनता है आपका JS से, जावास्क्रिप्ट से। ये किसी के ऊपर जा रहा हूँ मैं, देखो नीचे आ रहे हैं ना, ये सब जावास्क्रिप्ट से बनता है, ठीक है। हाँ .org इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, .com इज मस्ट कॉस्टर देन एनी अदर डोमेन। हाँ क्योंकि .com एक्चुअली कॉमर्शियल है, मतलब सभी उसे यूज करते हैं ना।
क्यों 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 महंगा है? इसलिए महंगा है क्योंकि आप सभी लोग के बाय डिफॉल्ट दिमाग में .com डला हुआ है, पर हमारी वेबसाइट देखो .com नहीं, .in है, edu.in। तो सबके दिमाग में .com डला है। आपको वेबसाइट का कोई भी नाम हो, आपके दिमाग में आ जाता है .com, इसलिए .com महंगा है। अदरवाइज .com महंगा नहीं होता। अगर हम .in यूज कर रहे होते ज्यादा तो .in महंगा होता। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, तो सबको समझ में आ रहा है ना? मेरी मेहनत बेकार तो नहीं जा रही है? ठीक है ना? तो ये वीडियोस देखने के लिए आप हम इसमें अपलोड कर देंगे, और आप ये वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे भी। ठीक है, कल का वीडियो डाल दिया जिसका लिंक दे दिया है। और प्लीज कल थोड़ा सा जल्दी आ जाइएगा आप 4:25 पे, ताकि फिर हमें वेट करना पड़ता बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए ना। थैंक यू आकाश, थैंक यू प्रद्युमन, वंदना, अलकुमा, नितेश, हर्षित, युवराज, वर्षा, अक्षय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चिन्मय चिन्मय शर्मा, समझ में आया आपको आज? थैंक यू प्रीतम। ओके ओके ओके, थैंक यू, बाय। तो थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है। कल हम स्टार्ट करेंगे 4:25 शार्प, आप आ जाइए। तो मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग।